सभी लोगों को डॉक्टर स्वाति शर्मा का नमस्कार। और मैं आप सभी का इंग्लिश सूत्रा में दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मेरे पहले आप लोग जो है ये थंबनेल देख लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों को, और आज सिर्फ थंबनेल नहीं है, मैं आप लोगों को कह रही हूँ थंबनेल नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए भी आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मेरे जो हैं वो सिर्फ यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, तो सिर्फ यही बातें ही करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? तो पढ़ाना भी है। और लेकिन इससे पहले लोगों को मैं एक चीज़ ये बता दूं, यूपीएलटी प्री के साथ मेंस की तैयारी क्यों करें और हम आपको प्री मेंस की फीस अभी से क्यों दें, जाने सच्चाई। तो पहले मैं आप लोगों को, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, एक थोड़ा सा मेरी बात को जानना, मतलब मेरी बात पे ध्यान दें, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे चैनल पे आने वाले मेरे स्टूडेंट्स, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, सिर्फ चैनल पे विजिट करने के लिए आते हैं, तो मेरे भाई बहन और बच्चों जो छोटे हैं बहुत और तैयारी कर रहे हैं, देखिए 2018 में इंग्लिश सूत्रा का ऑफलाइन सेंटर हुआ करता था। 2021 तक था, मतलब 2014 से 21 तक 7 साल तक ऑफलाइन सेंटर रहा है। 2018 में जब पहली बार एलटी की वैकेंसी आई थी, तो मैंने 2018 में स्टार प्लाजा में मेरा ऑफलाइन सेंटर था। और आज से 7 साल पहले कोई प्री मेंस का चक्कर तो था नहीं, तो मेरी फीस तब भी 8,500 रुपये थी। पहली बार 8,500 रुपये थी 7 साल पहले ऑफलाइन में। और उसमें अप्रैल में जो है वो नोटिफिकेशन आया था और जुलाई में पेपर हो गया था। जिन लोगों ने पेपर दिया है, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ दैट 50 गॉट सिलेक्टेड। मगर मेरी एक बात ये है कि मैं उनमें से हूँ, शायद मैं इतनी प्रोफेशनल अभी नहीं हूँ कि मुझसे ना, जब तक मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो मुझसे दूरी बनाते हैं या मुझे कोई चीज़ नहीं बताना चाहते, तो मैं उनके पीछे नहीं पड़ती कि भाई आके मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे लो। तब तो मेरा चैनल था भी नहीं, खैर। तो ना मैं उनको ये जो है प्रेशराइज करती हूँ कि फ़ोटो खिंचवा लो, ये करवा लो। कुछ एक स्टूडेंट्स ने तो यहाँ तक भी करा है कि सिलेक्शन मेरे यहाँ से लिया है, लेकिन किन्हीं और टीचर के जाके फ़ोटो खिंचवा के आए हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, बुरा भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, इंसान है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि तब प्री मेंस का कोई चक्कर नहीं था। 8,500 रुपये फीस ऑफलाइन मोड में थी और 2 महीने में पेपर हो गया था, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, 2021 के मेरे जो स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में मेरे यहाँ, मैंने एलटी का बैच शुरू करा था 5 सितंबर 2021 में मेरा एलटी का बैच स्टार्ट हुआ था, और जुलाई 2022 में मैंने उसे रोक दिया था 90% करवा के, कि जब भी एलटी की वैकेंसी आएगी तो हम इसको रिज्यूम करेंगे। और जो रिज्यूम हो रहा है, तो मेरे जो स्टूडेंट, तब भी प्री मेंस का कोई चक्कर नहीं था। मेरे स्टूडेंट्स मैसेज ड्रॉप करें, उन्होंने कितनी फीस पे करी? दे पेड 8,500, 8,500 रुपये उन्होंने पे करे थे। 8,500 रुपये उन्होंने पे करे थे 2021 में। कोई प्री मेंस का चक्कर ही नहीं था। तो पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं, मैं प्री मेंस की फीस नहीं ले रही हूं। यही में अगर इसमें मेंस ना भी होता तो भी हमारी फीस यही रहती। पिछले 7-8 साल से यही फीस है। पता नहीं तब किसी को ज्यादा नहीं लगती थी, अब क्यों इतना वो हो रहा है। इसका एक रीजन है जो मुझे लगता है कि क्या रीजन है। तो पहली बात तो ये है कि हम प्री और मेंस की फीस एक साथ नहीं ले रहे हैं। ये हमारी एक साथ की फीस, मतलब ये हमारी फीस है, हम इसमें मेंस लोगों को फ्री दे रहे हैं। अब जो फ्री होता है ना, वो लोगों को लगता है कि नहीं, फ्री तो कोई चीज में, फ्री में तो फालतू की चीज, फ्री तो यूं ही देंगे। हम प्री मेंस का हमारा जो मतलब है, वो ये है कि आप लोगों को हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास आएगा ना, वो तैयार है। चाहे उसे कुछ, वो उसके राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो हम मेरे साथ
तैयारी करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए मैं प्री के साथ मेंस की तैयारी, अब ये नहीं है कि मैं पहले दिन से लोगों को कहूँ कि ये राइटर ये लिख कर लाओ, वो लिख कर लाओ, वो मेरा तरीका है कि मैं कैसे मेंस की तैयारी कराऊंगी। और एक और बात बहुत क्लियरली कहती हूँ, जब प्री का एग्जाम हो जाएगा, मान लीजिए आप, पहले मैं आपको यूपीपीएससी का कैलेंडर दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने ना देखा हो सारी चीजें जो है, आप यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर देखिए, जो आरक्षित डेट्स होती हैं उन्हीं में एग्जाम्स होते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें आरक्षित डेट जो दे रखी है, वो पहली जो डेट है यानी कि जिसमें है वो है 5 अक्टूबर। तो 5 सितंबर तक, तो 4 सितंबर तक तो ये फॉर्म में जो चेंजेस वगैरह है वो करने के दे रहे हैं। तो पहली जो डेट है वो 5 अक्टूबर है, जिसमें एग्जाम होने के चांसेस ना के बराबर है। दूसरी जो आरक्षित डेट है वो 2 तारीख है, 6 तारीख है और 9 तारीख है नवंबर की। 2, 6 और 9 तीनों में से किसी भी डेट में हो सकता है, या 30 तारीख है तो हो सकता है 30 नवंबर में हो जाए। तो यानी कि मान के चलिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना भी आप मान सकते हैं जिसमें आपका जो है प्री हो सकता है। मान लीजिए अब मेंस जो है वो आपको टाइम मिलता है, वो आएगा जनवरी में, कैलेंडर आएगा, तो भाई जब अगर प्री हो गया इस साल तो मेंस वो करवा लेंगे, वो ज़्यादा लंबा तो रोकेंगे नहीं। तो अब मेंस जो है वो आपका होगा जब भी मतलब अगले साल 2 महीने 1 महीने में। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि पहले प्री तो कर लो, मेंस कब तब के तब देखेंगे, पहली बात मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट प्री पास कर लेंगे ना, तो मैं ये नहीं भाई, मैं उनको तैयारी कराती चल रही हूँ, तो जब वो मेंस का जब होगा ना तो ऐसा थोड़ी को ना छोड़ दूंगी, मेंस की फिर मेंस की तैयारी होगी, लेकिन उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रही हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी अगर मेंस ना भी होता तो भी मेरी यही फीस रहती है। आप ये मान के चलिए कि प्री आपको एलटी में जो था वो आपको इतने ही पैसों में मिल रहा है। अब आप प्री मेंस, अगर आपसे कोई ये चीज कह रहा है कि भाई प्री मेंस की तैयारी पहले प्री तो कर लो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैं मेरी शादी के 10 साल बाद मेरी बेटी हुई है, जब मैं शादी होने के मेरी शादी के बाद मैंने लगातार बहुत चीजें झेली। सबसे पहले जो मैंने चीज झेली, जो इस पेन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं वो समझते होंगे कि जब मैं लगातार मेरे मिसकैरेजेस हुए, पहले 3-3 महीने के, फिर 5-5 महीने के, जब मिसकैरेजेस मेरे हुए और मैंने हार मान ली कि मैं जो है मेरा कुछ नहीं हो सकता, और आप समझ सकते हैं कि समाज में मुझे एक वो व्यक्ति माना जाता था कि किसी सोशल गैदरिंग में मुझे बुलाया नहीं जाता था। क्यों? लोगों की ये सोच है, इसीलिए मैं लोगों के साथ ना इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। इसीलिए लोग जो है ना, वो मैं ऐसी इसलिए हूं। तो मुझे ना, मैं एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, लेकिन वो जो डॉक्टर थी वो जो है बहुत जानी मानी डॉक्टर है। तो उनकी बहू ने, उस दिन उनकी बहू ने मुझे देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि स्वाति, एवरीथिंग लाइज हियर, हर चीज यहां है। मैंने कहा मैम इसका क्या मतलब हुआ कि एवरीथिंग? कहने, मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले तक मैं आप ही के पास ट्रीटमेंट करा रही थी कि जब मैंने कंसीव करा था तो मैं आपके पास ट्रीटमेंट करा रही थी, तब आप वो जो मेरे जो प्रोजेस्टेरॉन के इसके इंजेक्शंस लगते हैं वो लग रहे थे। और आज जो है अभी मुझे थोड़ी देर बाद एडमिट करा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो इसका बच्चे को सर्जिकली रिमूव करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो क्या इसका मतलब है? वो कहती है क्योंकि तुम इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ गई हो कि एवरीथिंग लाइज हियर। तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग लाइज हियर कि उन्होंने, मैंने कहा कि क्या? तो वो बोलती हैं कि जिस दिन तुम ये सोच लोगी ना कि तुमने अभी अपने आप को क्या सोच लिया, मेरे बस की नहीं है, मैं बच्चे को देखो, बच्चे को जन्म देना तो एक वो चीज है जो वाकई में ऊपर वाले के ही हाथ में है। क्योंकि जो ये चीज समझ सकते हैं, मैं किसी और उसमें नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखो औरत का शरीर एक बहुत जटिल संरचना है, और उसमें उस बच्चे को ना, जिसका यूट्रस कमजोर हो, यूट्रस बच्चे को संभाल नहीं सकता हो, वो औरत
क्या सोचेगी अपने लिए कि क्या वो कभी वो एक नॉर्मल जिंदगी एक बच्चे को जन्म दे पाएगी? वो यही सोचेगी ना, मैं तो बेकार हूँ। कि हम बेकार होते नहीं है जितना हमें एहसास दिला दिया जाता है कि तुम बेकार हो। उन्होंने कहा जिस दिन तुम ये सोच लोगी ना कि तुम स्वस्थ हो, तुम्हारे भी एक स्वस्थ बच्चा होगा, तुम सोचो। मैंने कहा बेकार की बात है, सोचने से थोड़ी होता है। बट कहते हैं ना कि परिस्थितियां बनती हैं, और उन्होंने तो मुझे ये बात 2011-12 में समझाई थी, मगर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, आई वाज कंप्लीटली डिप्रेस्ड किसी चीज में मैं। लेकिन 2015 में एक मेरे मन में एक वो था कि जिस जगह मैं रहती हूँ, मगर मैं उस जगह को छोड़ दूंगी तो मेरी सब चीजें ठीक हो जाएंगी और मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। जैसे ही मैंने वो चीजें करी, मैंने अपने आप को एक मानसिक रूप से मजबूत बनाया। और मैंने ये सोचा कि मैं स्वस्थ हूं और ईश्वर मेरे साथ है, और जो ईश्वर की वो सबसे खूबसूरत जो एक गिफ्ट है वो मुझे जरूर मिलेगा। जिस दिन मैंने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लिया ना, यू वोंट बिलीव कि मैंने जो है मेरी बेटी को नॉर्मली जो है वो जन्म दिया, और वो जो है एक भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए उसका नाम मैंने इवाना रखा है। तो वो कहते हैं ना, एवरीथिंग लाइज हियर। अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो जो चीज है ना, अगर आप जरा सा भी इस चीज में हमको अगर कोई एहसास दिला दे कि अरे तुम प्री के लायक तो हो नहीं, मेंस तो बात की बाद में सोचना, तो हमारे मन में ना एक वो चीज एक स्टिक हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी स्टिक होती हैं। वो जब चीजें स्टिक हो जाती है ना, तो हम उस चीज से उभर ही नहीं पाते। मैं वही बात आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले प्री तो कर लें, मेंस की बाद में सोचेंगे, आपने कंपटीशन अपने आप कम कर दिया। और मैं आपसे एक और चीज कहूंगी, अगर आपने खुद के लिए ये चीज सोच ली है कि पहले प्री तो कर ले, मेंस का सोचोगे, तो आप काहे को किसी का भी बैच ले रहे हो? प्री की तैयारी तो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, आप उससे भी कर सकते हो। मेंस का जब होगा तब देखना। बुरी लगी ना बात? बात ये, आप सोचो तो सही, आप क्यों किसी को अपने आप को किसी से कम मान रहे हो? आप क्यों ये सोचते हो कि ये जो है, भाई देखो, सीट तो तब भी कम थी, अब भी कम है, लेकिन एक नौकरी वो लेता है जिसमें काबिलियत के साथ साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा भी होता है। अगर आपको कोई ये भ्रम में डाल रहा है कि पहले प्री तो कर लो, मेंस की मेंस में देखेंगे, इसका मतलब उन्होंने ही आपको कैटेगराइज कर दिया कि यार पहले प्री तो निकालो, देख तुम में तो देख जरा से छटोरी तो आएगी तब का। हम क्यों माने कि आप छटोर हैं? हम तो नहीं मानते कि आप छटोर हैं। आप डॉक्टर स्वाति शर्मा को आज के उसमें देख रहे हैं। मेरा स्ट्रगल, मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूं। मैं वो इंसान हूं जिसे कहते हैं ना, जो बिल्कुल रसातल से निकल के आया है और आज यहाँ पे अपनी मेहनत से खड़े हैं। बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है, उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा जो मैंने देखा। आज आप मेरे हाथ में ना ये कंगन देख रहे हैं, ये 4 कंगन मेरे हाथ में है, ये मेरी शादी के कंगन है। और एक वक्त वो था कि जब मैंने इनको गिरवी रखा था अपने घर का खर्चा चलाने के लिए 2020 में। कोरोना की वजह से सारी चीजें खत्म हो गई थी, मगर जिस समय मैंने इन्हें गिरवी रखा था ना, मैंने उस समय खुद से वादा करा था कि वो समय भी आएगा कि इनको तो छुड़वाऊंगी, इसके साथ और भी बनाऊंगी, कि वो वक्त अपना लाना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैंने इनको गिरवी रखा था। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव चीज, नहीं तो मैं ये भी सोच सकती थी आज गिरवी रखे हैं, कल बिक भी सकते हैं। तो जो व्यक्ति स्ट्रगल सह के आता है ना, उसे लोगों का स्ट्रगल पता होता है। वो ये मान के चलता है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है ना, तो वो मेरे पास, मैं ये मानती हूं अगर मेरे पास कोई आ रहा है ना, तो वो व्यक्ति पता नहीं, वो ये सोच के आ रहा है हाँ हम कर लेंगे। 1 अगस्त से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और 1 अगस्त की क्लासेस में मैं ओरिएंटेशन के बाद अपना क्लासेस को मैं स्टार्ट करूं। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। 2018 में जब एग्जाम हुआ था,
2018 में। इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट्स का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया था। पूछिएगा आप कभी, मैथ्स का, साइंस का, सोशल स्टडीज का, हिंदी का, सबका बहुत डिफिकल्ट आया था। इतना डिफिकल्ट आया था कि सीट्स खाली रह गई थी। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी सबका इजी आया था। क्या कट ऑफ आई थी, क्या था, कुछ नहीं पता। बहुत मुश्किल एग्जाम आया था, जो मैथ्स का था, साइंस का था, बहुत मुश्किल एग्जाम थे। अब 2018 के एग्जाम के हिसाब से अगर कोई तैयारी करता है और वो सोचे पहले मैं प्री कर लूं, मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, मैं उनसे तैयारी कर लूं, तो आपको क्या लगता है कि अगर 7 साल बाद एग्जाम हो रहा है, प्री मेंस हो रहा है, तो क्या पेपर जो है वो वही लेवल का आएगा जो 2018 में आया था? क्या उसका लेवल अप नहीं जाएगा? सोचिए, खुद से सवाल पूछिए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है, मेरे पास आज फोन, मतलब इनके पास फोन्स आए जिसमें कहा कि भाई अभी तो हम प्री का ही हमारा भरोसा नहीं है, हम मेंस की फीस भी क्यों दें? हमारी प्री मेंस की फीस नहीं है ये सिर्फ हमारी जो है ये फीस है। मेंस इसमें स्टूडेंट्स को फ्री मिल रहा है। एंड आई थिंक कि समटाइम्स कुछ अच्छा करना भी आपके लिए एक बुरा हो जाता है। शायद मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं फिर नेगेटिव क्यों सोचूं? जिन्होंने मुझ पे यकीन करा, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, यानी कि वो वॉरियर्स हैं। दे वांट, वो अपनी, अगर वो ये मानते हैं उनकी मैडम वॉरियर है, तो वो भी वॉरियर हैं और वो करेंगे। मैं उनसे कहती हूं कि जो खुद को ये मान के कमतर मान के बैठ गया, आपने तो कंपटीशन अपने आप कम कर दिया। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि हम पहले प्री तो क्लियर कर ले। अरे मेरे प्यारे भोलो, अगर तुम ये मान के बैठे हो ना, तब तो तुम्हें किसी को प्री की फीस भी देने की जरूरत नहीं है। प्री के लिए तुम मार्केट में जो अवेलेबल है, अरोड़ा सर की बुक है, रंजीत सर की बुक है, उनको खरीद के उनसे ही पढ़ लो। क्या जरूरत है कुछ और खरीदने की? वो क्वालिटी कंटेंट है, उसे खरीद के पढ़ लो। किसी को वो भी फीस, अगर उनको वही चीज पढ़ानी है तो वो तो तुम खुद भी पढ़ लोगे। और अगर तुम्हें भी ये लगता है, तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज है कि आज अब 7 साल बाद पेपर हो रहा है तो पेपर का लेवल ऊपर हो सकता है, तो तुम खुद सोचो कि पेपर के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है या नहीं करनी। मेरा प्री के साथ मेंस का एक और चीज है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब मुझे एक एक करके पॉइंट्स में आप लोगों को बता रही हूँ। एक ये जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ था, ये 2022 में हुआ था। जीआईसी लेक्चरर का प्री का एग्जाम कोई खास मुश्किल नहीं था। मैंने भी आपको बताया था कि इसमें 40 और 80 का वो था। 80 क्वेश्चन लिटरेचर, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे और 40 क्वेश्चन जो है वो जीएस के थे, जिसमें से मेरे 69 क्वेश्चंस मेरे सब्जेक्ट में ठीक थे। अब मैं आपको पेपर दिखाती हूँ, आप खुद देखना कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, आपके सामने पेपर है, आप मुझे ये बताओ कि राइट अ नोट ऑन ट्रैजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रैजिक हीरो इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, और उसमें दिया हैमलेट, फिर उसके बाद दिया जूलियस सीजर, उसके बाद ऑप्शन दिया बोथ, उसके बाद नन ऑफ दिस। आपको पता है बोथ है, ये नहीं पूछा। अगर आपसे ये पूछा है कि राइट ए शॉर्ट ऑन शेक्सपियरियन ट्रैजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो आपको, अगर आपको इसके 5x25 यानी कि 25 शब्दों में आपको लिखना है, 25 शब्दों में आपके ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, दैट वी हैव टू जॉट डाउन। कि शेक्सपियरियन हीरो में जो है, जो एक हेमर्शिया होता है, उसके बाद शेक्सपियरियन हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप तब कर पाओगे जब आप इस चीज को जानते होंगे, जब आपने डिटेल में। यदि आप हर चीज की सिर्फ समरी पढ़ लोगे तो आप इन पे कैसे लिखोगे? अगर मैं आपसे कहती हूँ राइट ए नोट ऑन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल का ये दिया किसने? ये पता है, मैथ्यू आर्नल्ड। लेकिन मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल पे लिखना है तो यू हैव टू mention what is the meaning of grand style, how Milton used that grand style in Paradise Lost, why Paradise Lost is called why Paradise Lost has a grand style, why Paradise Lost is called the magnum opus of Milton। ये चीजें अगर आपके दिमाग में, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन। डिस्कस द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। इसमें आएगा कि सबसे पहले अगर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है तो कैरेक्टर्स का
ये आपको है कि कैरेक्टर्स यूजुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर. डिकेंस फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, 25 शब्द है. डिकेंस कैरेक्टर्स आर फ्लैट कैरेक्टर्स लाइक ये. अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन. अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो आप कैसे लिखोगे? मुल्कराज आनंद इज अ सोशल रिफॉर्मर. अगर मुल्कराज आनंद इज अ सोशल रिफॉर्मर है तो आपको ये पता होना चाहिए. आप क्या केवल अनटचेबल की समरी लिख कर आओगे इस पे? वो तो 25 शब्दों में समरी लिख के आओगे. टू द पॉइंट चीजें अगर पता नहीं है तो लिखोगे कैसे? इसके बाद इसी तरीके से है डिस्कस इन ब्रीफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन लिटरेचर. आपने रिफॉर्मेशन पढ़ रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप रिफॉर्मेशन पढ़ रखा है. But if somebody asks you to write a note on Reformation in 100 words, will you be able to jot down? Will you be able to think in English? क्या आप इतने सारी चीजों को रट सकते हैं? Do you have the potential to wrote each and everything, each and every word? नहीं. वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी. मैं आपसे अभी ये नहीं कह रही हूं कि आप इसे लिखें, मगर अगर आप रोज अपने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन देते हैं, अगर आप रोज अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग ऑन दिस टॉपिक, और जब वो डिफरेंट मटेरियल को सर्च करते हैं, जब उसे लिख के देखते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग द बेस. मगर ये बात वो समझ सकता है जिसने जिंदगी में खुद का भी कुछ करा हो, जिसने जिंदगी में एक सेंटेंस फ्रेम ना करा हो इंग्लिश में, जिसे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती हो. और एक सबसे बड़ी चीज है, इफ यू वांट टू राइट समथिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट इंप्रूविंग योर हैंड राइटिंग. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू राइट इन इंग्लिश. आपको अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत काम करना है. टेक एन एग्जाम्पल. आप खाना जब सर्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द थिंग्स हाउ दे हैव बीन अरेंज्ड. अगर किसी चीज को थोप के रख दो तो पहली चीज, भूख तो तभी मर जाएगी, खाना भले ही कितना टेस्टी हो, बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड नाइसली, nobody is going to take that. In the same way, if your handwriting is not beautiful, if your handwriting is not clear enough, तो आधी चीज तो वही खत्म हो गई. तो हैंडराइटिंग इंप्रूव करना, आप देखिए जिस टीचर की हैंडराइटिंग अच्छी होती है ना, तो वो एक ना, लोग भी उसको कहते हैं कि हाँ भाई हैंडराइटिंग वाली, लोग उससे वो कहते हैं कि हाँ टीचर है, हैंडराइटिंग अच्छी है. तो ये हैंडराइटिंग भी बहुत मायने रखती है. कौन बताएगा आपको? आप हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? कर्सिव राइटिंग शुरू कर सकते हैं. व्हाट इज हेमर्शिया अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? आपसे पूछा हेमर्शिया, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये ना पता हो कि हेमर्शिया क्या होता है. नहीं है ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये पता ना हो कि हेमर्शिया क्या होता है. बट क्या आपसे अगर ये कहा जाता है कि आप इसको कितने वर्ड्स में लिखें, आपको इसे 75 शब्दों में जो है वो लिखना है, तो क्या आप इसे लिख लोगे? हेमर्शिया को आपको लिखना, आपके दिमाग में आना चाहिए. जो एरिस्टोटल ने अपनी कौन सी बुक में इसका कॉन्सेप्ट दिया हेमर्शिया का? सबसे पहले जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लिटरल मीनिंग ऑफ हेमर्शिया, हाउ शेक्सपियर हैज यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेमर्शिया, हाउ एरिस्टोटल, व्हाट एरिस्टोटल मेंट टू से, एंड हाउ. आप इसमें एक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट भी कर सकते हैं. जब आप ये चीजें करेंगे ना, तब जाकर आप जो है, अगर आप इनमें, मैं आपसे कह रही हूं कि राइटिंग में वो व्यक्ति सफल होगा जो सोचता हुआ चल रहा है कि चीजों को करना कैसे, करना कैसे, ना कि वो जो जब प्री की साधारण सी तैयारी करके और फिर, अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई प्री और मेंस की तैयारी, मेरा कहने का मतलब क्या है प्री और मेंस की तैयारी का, मैं क्या आप लोगों से कहना चाह रही हूँ. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग आपकी बात को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मेरा उल्टा बताते हैं कि भाई जो आपको ये कह रहा है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करवा रहे हैं, वो आपसे फालतू की फीस ले रहे हैं. मैं कहती हूँ जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा होता ना, वो सामने वाले को भी यही सोचते हैं, अगर मैंने कुछ नहीं करा तू क्या कर लेगा, मेरी दुकान तो यूं ही चलती रहेगी. मगर मेरा मानना है कि जब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करा तो मुझसे, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं वो मुझसे भी ऊपर जाएंगे और जाते हैं भाई. मैं तो जो हूँ, वो कहते हैं ना गुरु गुड़ी रह गए चेले चीनी हो गए. मेरे तो स्टूडेंट्स करते हैं ये काम कि मुझसे वो हर फील्ड में एक्सेल करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं तो जहां हूं ठीक हूं, मैं अपने आप चीजों को करती रहती हूँ, ठीक है, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हाँ भाई ये कर सकते हैं.
मैं ये नहीं कहती कि भाई तुम्हारे पास की प्री निकालना तो है नहीं, मुझे तो पता है प्री की फीस ले लूं, और जब इनसे होना हमारा तो है नहीं, इनमें से अगर 1000 लोग एडमिशन लेंगे 50 लोगों का प्री होगा, अब 50 लोगों को पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं क्यों सोचूं ये, मैं क्यों सोचूं, मैं तो नहीं सोचती। जो मैंने आपको इससे पहले भी एक एग्जांपल अपना दिया, एवरीथिंग लाइज हियर, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था, वही मैं आपसे भी कहती हूँ ये वाली चीज। अब मैं आपको जो ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ सेक्शन सी है, अब आप ये देखिए, देखो ऑक्सिमोरन, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी, सिनेक्डोकी, एंटीथीसिस सब आपने पढ़ रखा है। अब आपसे क्या पूछा कि इनको एक्सप्लेन करो। अब कि आप में से कितने लोगों की इनकी डेफिनेशन वर्ड फॉर वर्ड याद है, और डेफिनेशन वर्ड फॉर वर्ड सबको याद होती है, मगर उसको उस वहां पर ढंग से लिखना विद एग्जाम्पल, दैट इज द मेन थिंग, जब आप उन चीजों को पढ़ते हैं और करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए, यहां पर ये दिए कैटास्ट्रॉफ एंड कॉन्कर्ड, अस्लीप, करेजियस, इनके सिनोनिम है। इसके बाद इनके आपको सेंटेंसेस बनाने, एक ये यहाँ पर इसी तरीके से ये इडियम्स हैं, इनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और यहाँ पर ये ग्रामर में भी है, ये आपको जो है करेक्शंस करने हैं, ग्रामर में भी आपको चीजें करेक्शंस करने हैं, सेंटेंसेस को ठीक से लिखना। तो अगर आपका पेपर इस तरीके का आता है तो हाउ विल यू बी एबल टू डू दैट, ये है। अब मैंने इतनी लंबी बात जो कही है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कह के और चलती रह जाऊंगी, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर ये बताऊंगी कि मैंने आप लोगों के लिए क्या चीज जो है वो सोची है, और मैं आप लोगों मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे क्या पढ़ाने का वो है। देखिए ये बीच बीच में आकर बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक बात ये बौखलाहट साफ दिख रही है लोगों की, बौखलाहट साफ ये दिख रही है कि क्योंकि जब से प्री मेंस हुआ तो बहुत लोगों की दुकान तो वैसे ही उनकी दुकान जो है वो अस्तित्व खतरे में आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था भाई जैसे 2018 में पेपर हुआ था ऐसे ही होगा, तो हम ऐसी एमसीक्यूज वगैरह करा के चाहे गलत सलत पढ़ा के हम करवा देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है वो कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब प्री मेंस हुआ तो उन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया, पहले प्री तो कर लो, प्री तो कर लो, मेंस की तैयारी साथ में क्यों कर रहे हो, साथ में क्यों कर रहे हो। तो बात यह, आप उस छलावे को समझिए। भाई देखो, समझना ना समझना वो आपके ऊपर है, मगर मैं आज आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करके एक एक कहते हैं ना एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके दिखा रही हूँ। देखो हम 2018 के हिसाब से देखते हैं, आज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना भी था, बीच में चीजें जो होती हैं मेरी वो इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि मुझे चीजों को बताना भी पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप अपना जो मकसद रखो ना, तो ये मत सोचो पहले प्री करने, आप ये सोचो मुझे तो मेंस क्लियर करना है, प्री तो अपने आप होगा। देख अब मैं ये कहूँ कि भाई जैसे कुछ लोग कुछ लोग तो कहते हैं ना कि हर जो है अच्छे में भी चीज में भी बुरा देख लेते हैं, हर अच्छी चीज में भी बुरा देख लेते हैं, वो वाली है कि लंगर खाने जाएंगे तो वहां भी पूरी कचौरी में कमी निकाल देंगे, चाहे मुफ्त की बट रही होंगी वो चीज। तो वो जो चीज है ना, वो जो जो इस सोच के होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मेरा मानना यह है कि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक होगा भी नहीं, हाफ थिंकिंग इज हाफ डन, ये कहा भी जाता है। तो सोचिए तो सही, सबसे पहले वो जरूरी होता है, सोचना जरूरी होता है। अगर आप नहीं अपने आप को, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये वहां पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया, इसके तो बड़ी ऐश आ रही है। आप खुद के बारे में कब पॉजिटिव सोचते हो, मुझे ये बताओ। अपने बारे में तो यार हमारे पास की प्री निकालना तो है नहीं, हम प्री निकाल ले बहुत बड़ी बात है, वही चीज होती। सोचिए तो सही, एवरीथिंग लाइज है। तो आपको प्री, अगर आप किसी से ये कहते हैं हमने प्री निकाल लिया था मेन से निकाल पाए, हु केयर्स। चांद पे चढ़ने वाला दूसरा आदमी कौन था वो किसी को नहीं पता है। सफल होने के बाद जब आप कहानी सुनाते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू लिसन टू योर स्टोरीज, मगर जब आप असफल हैं तो कोई ये नहीं जानना चाहता कि आपने प्री निकाला था कि नहीं निकाला था। चॉइस इज योर्स। क्या आप छलावे में रहते हैं, मुझे पता है कि मैं इतना सब कह रही हूं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कुछ लोग आकर ये कहेंगे ज्ञान तो बहुत देती है। हाँ मैं बोलती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ, मैं खुद एक बहुत ही टफ पीरियड से निकल कर आई हूँ, इसलिए एक एक चीज समझती हूँ, पैसे की वैल्यू समझती हूँ। और हाँ, अगर पैसा कमाना है तो पैसे के बारे में सोचना भी पड़ता है, सिंपल बात है। क्यों कहो कि जो है हम पैसे के बारे में नहीं सोचते, अनलेस यू थिंक अबाउट
money, you will not be able to attract money. बात सही है? तो वही चीज आपको मतलब मेरा मानना ये है, if you want to be independent, if you want to earn respect, first of all start respecting yourself. अब मैं आपको जो मुझे बताना था वो ये था कि अब मेरे ये 30 मिनट्स का जो मैंने ये दिया है, उसके बाद मैं आप लोगों को छोटी सी इसमें एक अंतर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए 2018 के हिसाब की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, मतलब जैसा 2018 में पेपर आया था और वैसा ही पेपर अगर आता है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एलिग्री का, कि एलिग्री क्या होती है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे एलिग्री का मतलब ना पता, नहीं है ना। एलिग्री क्या होता है? अ नैरेटिव इन विच लिटरल मीनिंग कॉरेस्पॉन्ड्स क्लियरली एंड डायरेक्टली टू सिंबॉलिक मीनिंग, कि एक वो नैरेटिव, दैट नैरेटिव जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि लिटरल मीनिंग जॉन बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस में क्रिश्चियन जो है वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेस्टियल सिटी में जा रहा है, और इस है क्या इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, दैट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम सिन टू होलीनेस। साधारण आप में से जितने लोगों ने भी जो है वो यूथ की किताब पढ़ी होगी, सबसे पहले यही है, सिंपल सा यही एक्सप्लेनेशन है ये 2018 के हिसाब से, ठीक। तो व्हाट इज एन एलिगरी? एलिगरी is that narrative in which the literal meaning is different and the symbolic meaning is different. Between the text you have to derive out the meaning. That is allegory. Simple. अब अगर हम 2018 के हिसाब से ही तैयारी करते हैं और हम MCQs लेते हैं, तो पहले MCQs है, which of the following best defines an allegory? A poem that uses rhyme and meter, a figure of speech used for exaggeration, a narrative with both literal and symbolic meaning, a text written in archaic language. आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसका जवाब न दे सके, एंड द आंसर इज सी। आपने ये जवाब दे दिया, द आंसर इज सी, ठीक, सही जवाब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस क्रिश्चियन एलिग्री द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? जॉन मिल्टन, जेफरी चॉसर, जॉन बनियन या विलियम ब्लेक? And the answer is Bunyan. In George Orwell's Animal Farm, the character Napoleon symbolizes Karl Marx, Joseph Stalin, Winston Churchill या लियन ट्रॉट्स्की। अब आपको जब आपने ये आपकी पॉलिटिकल एलिगरी है, ये है दैट इज अ पॉलिटिकल एलिगरी। अब पॉलिटिकल एलिगरी है तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, पढ़ा हुआ भी होना चाहिए, है ना जी। तो आप मुझे बताइए इसका क्या है कि जॉर्ज ऑरवेल की हाँ जी देखिए एनिमल फार्म एक, अब इसमें ना आपको एक है कि भाई जो एलिगरीज भी होती है, अभी मैं आगे इसका बताऊंगी भी आपको। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म द कैरेक्टर नेपोलियन जो है सिंबलाइजेस कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स उसमें है नहीं, जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल या लियन ट्रॉट्स्की। तो इसका आंसर है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, क्योंकि वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बारे में बताती हुई वक्त है। Which of the following literary works is not an allegory? Everyman, The Fairy Queen, Ode to a Nightingale, P.S. Plowman। बताइए कौन सी है? Everyman, The Fairy Queen, Ode to a Nightingale, P.S. Plowman। अब आपको पता है इसमें जो है Ode to a Nightingale, ये कीट्स की सेंसुअस पोएम है, इट्स नॉट एन एलिगरी। Now next question, in allegorical literature abstract qualities are usually represented as natural landscapes, historical figures, fictional creatures, कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। एलिगोरिकल लिटरेचर, भाई जब एलिगरी का मतलब ही होता है कि जब इसमें जो है वो एलिगोरिकल लिटरेचर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को कैसे दिखाते हैं, जैसे एवरी मैन में है कि वो उसमें कुछ लोगों को, कैरेक्टर्स को वर्चू बना दिया गया, कुछ कैरेक्टर को वाइसेस बना दिया गया, तो कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस को बताया जाता है। अब ये एक 2018 के लेवल के साधारण लेवल का जो है वो 5 क्वेश्चन थे और साधारण लेवल का ही वो था। अब आपसे कहा जाता है, अब हमारा आया, अब हम इंग्लिश सूत्रा के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर तैयारी करते हैं और या इंग्लिश सूत्रा के चैनल पे करें या इंग्लिश सूत्रा के प्लेटफॉर्म यानी कि ऐप पर करते हैं, तो भाई हमारे में और उनमें अंतर क्या है, ठीक है।
अंतर ये है कि जब हम आपको एलिगरी के बारे में बताएंगे तो मैं एलिगरी के बारे में केवल इतना बता के नहीं छोड़ दूंगी। अभी तो देखो मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया एलिगरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश सूत्रा। सबसे पहले मैं एलिगरी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर भाई मैं ऐसा जो है वो आपको मेंस के भाई तैयारी जो है, आप एक चीज पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा आप इसी चीज पे आप भी लिखिए। आपको मैंने कहा कि आपको एलिगरी पे एक चीज जो है तैयार करनी है कि जैसे उसमें पूछा गया था, तो आपको ऐसे ही पूछा गया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलिगरी इन 125 वर्ड्स। तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे कि एलिगरी इज अ नैरेटिव which has both literal meaning and symbolic meaning like Bunyan's Pilgrim Progress which leads और ये तो 125 वर्ड्स में केवल इतना लिख के छोड़ दोगे? नहीं ना। तो आपको इसमें चीजें क्या ऐड ऑन करनी है। और मान लीजिए 2018 का जो पेपर था 7 साल पुरानी बात हो गई, 7 साल में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तो क्या 7 साल में हम वही चीज पढ़ते रहेंगे? हमें कुछ चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, एन एलिगरी इज अ स्टोरी और इमेज विद सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग। अब ये लैंग्वेज ही देखिए कि एक एलिगरी जो है ना, एक वो स्टोरी होती है, एक वो इमेज होती है जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स विद इन मीनिंग्स होते हैं। बिहाइंड द लिटरल और सरफेस मीनिंग lie one or more secondary meanings। इसमें यह वो बताया। अब ये एक लिटरेरी लैंग्वेज, क्यों? ये एक बहुत अच्छी किताब वो भी बहुत अच्छी है, बट वो एक जनरल ओवरव्यू दे रही है। ये एक लिटरेरी किताब है कार्डन की, ये उसकी लैंग्वेज। अगर आप एक लिटरेरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल सर्च फॉर मोर। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहां से आप एक लिटरेरी लैंग्वेज का वो चीज निकाल सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। अब लिटरेरी एलिगरी क्या है? एक अब से पूछा कि राइट समथिंग अबाउट एलिगरी इन 50 वर्ड्स। अब आपको 50 वर्ड में लिखना है, या आपको जब चलिए मेंस तक तो की बात बाद में करते हैं। आपको एलिगरी के, अभी मैं आपको बता रही हूँ, एलिगरी के इन डेप्थ क्वेश्चंस आ गए, ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं। भाई इतने साल बाद हो रहा है। और एक और बात है, जब प्री मेंस होगा तो ऑब्वियसली वो लोग जब सीट के सापेक्ष 15 गुना लोग बुलाएंगे, तो वो लोग एक लेवल वो रखेंगे कि भाई उसमें तो छट जाए लोग, तो ऑब्वियसली वो उसका लेवल भी हाई रखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ लेके पढ़ेंगे। अब जैसे हमने कहा एन एलिगरी इज अ स्टोरी, और अब हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा कि एलिगरी एक स्टोरी या इमेज होती है जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स की लेयर होती है बिहाइंड द लिटरल और सरफेस मीनिंग। इसमें एक या एक से ज्यादा सेकेंडरी मीनिंग होता है ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आप कितना याद कर लोगे? जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, यानी कि बहुत सारे उलझने, बहुत मीनिंग्स जो उलझे हुए होते हैं। एलिगरी इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर लिटरेरी फॉर्म्स। एलिगरी और लिटरेरी फॉर्म से भी रिलेटेड है, जैसे कि फेबल, पैराबल, एग्जाम्पलम, एंड इट हैज समटाइम्स बीन व्यूड एज एक्सटेंडेड मेटाफर। एलिगरी एक एक्सटेंडेड मेटाफर भी होता है। एक्सटेंडेड मेटाफर का मीनिंग होता है कि व्हेन यू कंपेयर अ थिंग just in a sentence or two, that is a metaphor. But if the metaphor continues throughout the poem or throughout the work, that is called extended metaphor. And the example of this extended metaphor is "Oh Captain, my Captain." That is the example of extended metaphor. ये इसमें दी हुई भी है पोएम, इसमें है। अगर आपसे कहते हैं कि हाउ कि "Oh Captain, my Captain" is a perfect example of extended metaphor, तो ये बिटवीन द टेक्स्ट और चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या एक्सटेंडेड मेटाफर और एलिगरी में अंतर क्या है, और एक्सटेंडेड मेटाफर और एलिगरी में जो है समानता क्या है। इन लिटरेचर अर्ली एग्जाम्पल, अब देखिए ये आया कि लिटरेचर में अर्ली, अब मान लीजिए अभी आपको जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि अगर प्री में इस तरीके के क्वेश्चंस अब की बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई 7 साल पुरानी बात हो गई है जो पेपर आया था। जब अन्य सब्जेक्ट्स का मुश्किल आ सकता है तो इंग्लिश का वो क्यों इजी रखेंगे? तनख्वाह तो उनको भी उतनी ही देनी है ना जितनी और सब्जेक्ट्स के टीचर्स को मिल रही है। Literature early examples of allegory include Plato's celebrated story of the cave in the Republic। एक आपने सभी ने प्लेटो का एक वर्क के बारे में सुना होगा, रिपब्लिक। और अर्ली एग्जाम्पल एलिगरी का आता है कि जिसमें प्लेटो ने एक एग्जाम्पल दिया है, केव का एग्जाम्पल दिया है।
एंड द इन्फ्लुएंशियल साइकोमेकिया बाय प्रूडेंशियस। 4th सेंचुरी में ये एलिगरी लिखी गई थी, विच इंस्टीट्यूटेड अ मोड ऑफ साइकोलॉजिकल एलिगरी। ये एक साइकोलॉजिकल एलिगरी। एलिगरी कौन कौन सी होती है? एलिगरी जो होती है, आप अगर एलिगरी के बारे में, अभी मैं प्रकार के बारे में बताती हूँ। साइकोलॉजिकल एलिगरीज होती हैं द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रगल विद इन, कि जो जो अंदर स्ट्रगल चल रहा है उसका एक्सटर्नलाइजेशन जो है वो दिखाती है। द मोरालिटी प्लेज, अब जैसे आपने मोरालिटी है, एवरी मैन वगैरह है, ये भी एलिगरीज ही है, in which personified virtues and vices act out the cosmic struggle for the soul of mankind. John Bunyan's The Pilgrim's Progress draws upon this same tradition to produce an extended allegory of Christian salvation. उसमें भी allegory का example ये दिया था और इसमें भी allegory का example, but you can see the difference between the language. And when your language is different, आप हर चीज में 10th क्लास के बच्चों की तरह या 12th क्लास के बच्चों की तरह समरी रट के नहीं कर सकते। जैसे आईसीएसई बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में क्रिटिकल थिंकिंग होता है ना, वो वाली चीज बच्चों के अंदर अब ऑब्वियसली कम है। और जब बहुत सा आप कोई भी एग्जाम देते चले आ रहे हैं, आप एमसीक्यूज बेस पे देखिए अभी चल रहा है। मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी, जो लोग आपसे आज ये कह रहे हैं ना कि प्री की तैयारी कर रहे हो मेंस के साथ, प्री के साथ मेंस की क्यों कर रहे हो, अगर यही मेंस अभी ऑब्जेक्टिव हो जाए, यही लोग कूद के कहेंगे हम भी तुम्हें मेंस की तैयारी करवा रहे हैं, हम भी तुम्हें मेंस की तैयारी करवा रहे हैं, तब क्यों करवाओगे भाई? क्योंकि वही वाली बात, अभी आपसे मैं जो मेरे यहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं, मैं आपसे अभी ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप मुझे लिख लिख के दिखाओ, लेकिन हाँ, इफ समथिंग जो आपको पढ़ाया जा रहा है और अगर आपसे उससे संबंधित एक टास्क आपको दिया जा रहा है, आपको जस्ट उस टास्क को पूरा करना है, तो उससे होगा क्या कि उस टास्क के लिए आपने मेहनत करी, आपने विभिन्न सोर्सेज से उस टास्क को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो चीज रजिस्टर हुई ना, वो चीज, वो है मेरा पर्पस। जैसे मैं आपको ये लेवल और वो लेवल में दोनों में अंतर बताया। अब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, वो बताया कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो क्या है, एक तरीके से मोरालिटी प्लेज आर ऑल्सो एलिगरीज, जिसमें वर्च्यूज और वाइसेस को पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। जैसे बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में वर्च्यूज एंड वाइसेस को पर्सोनिफाई करा गया है, एंड इट इज एन एक्सटेंडेड एलिगरी ऑफ क्रिश्चियन सैल्वेशन. More overtly radical in their signification are the allegorical satires of Dryden. अब satirical allegories भी होती हैं, जैसे एप्सिलम एंड एकेटफेल है, एंड द हाइंड एंड द पैंथर है, ये आपकी जो है वो इसके जो है वो आपकी ये सैटायरिकल एलिगरी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, इसी चीज पे मैं आप लोगों को इसका मैं डिस्क्रिप्टिव वाला भी आपको बताऊंगी कि डिस्क्रिप्टिव, अभी जो फिलहाल मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या बताना चाह रही हूँ वो देखिएगा। देखिए, हमने ये कहा अभी हमें एलिगरीज के बारे में, जैसे अगर हमें कहते हैं एलिगरीज हैं, तो हमारा ये टाइप्स ऑफ एलिगरी, जैसे हमारे आया पॉलिटिकल एलिगरी, तो पॉलिटिकल एलिगरी है। पॉलिटिकल एलिगरी क्या है, आप देखेंगे जितने भी उसमें लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं ना, उनसे संबंधित ही वर्क्स नीचे। जैसे पॉलिटिकल एलिगरी की में अगर हम बात करें, तो एनिमल फार्म जो है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है। इफ अगर आपको इसका क्वेश्चन दिया जाता है कि हाउ एनिमल फार्म इज अ पॉलिटिकल एलिगरी, राइट इन 125 वर्ड्स, तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एलिगरी, what was the purpose of George Orwell behind writing this work, Animal Farm, and how he incorporates comedy as well as a hidden meaning. तो ये आपको 125 वर्ड्स में, अगर आप समरी लिख दो, आपको क्या लगता है समरी पे आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं। तो पॉलिटिकल एलिगरी होती है। उसके बाद आपकी एलिगरी होती है मॉरल एलिगरी, जो आपका जॉन बनियन वाली है मॉरल एलिगरी। इसके बाद होती है फिलोसॉफिकल एलिगरी, जैसे प्लेटो की है।
और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी एलिगरीज के उसमें अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न एलिगरी, वैसे तो एलिगरी जो है वो उसमें काफ़ी उसमें हो गए हैं। मॉडर्न एलिगरी में अगर हम बात करें तो जॉर्ज ऑरवेल की है, फ्रेंच काफ्का है और बैकेट की है, ये मॉडर्न एलिगरी। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में पता होना। एलिगरी का छोटा सा वर्ड है और एलिगरी से सबको पता है कि हिडन मीनिंग इज डिफरेंट एंड लिटरल मीनिंग इज डिफरेंट, बट यू मस्ट नो कि how to grasp the in-depth meaning of the word that is given। क्योंकि देखिए, जो आपको पढ़ा रहा है ना, जैसे मैं हूं, मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि मैं एक एक चीज अपनी जो मुझे पता है या जो जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ वो मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर दूं। वही ढक के तीन पात वाला काम नहीं करना ना मुझे। मैं क्यों लोगों को ये कहूं कि यार तुम पहले प्री के लायक तो बन जाओ, मेंस के लायक बाद में होते रहे। आपको प्री और मेंस का यह है कि अगर आपको एक अच्छे लेवल की चीज पढ़ाई जा रही है और एक टास्क आपको दिया जा रहा है, हफ्ते भर बाद से जैसे मैं टास्क लोगों को देना शुरू करूंगी जब वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो अगर उस टास्क को वो तैयार कर रहे हैं तो क्या जो वो पढ़ रहे हैं वो अपना एक लेवल अप नहीं कर रहे हैं कि अगर प्री भी बहुत अच्छे लेवल का आ जाए हम वो भी निकाल लेंगे। अब अगर आप ये क्वेश्चंस देखिए, आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये हमारे थोड़े से वो लेवल के क्वेश्चन है। मान लीजिए इस बार 7 साल बाद पेपर हो रहा है तो प्री का लेवल ये हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज एलिगरी प्राइमरली सर्व एज अ मीन्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज रादर देन जस्ट मॉरल इंस्ट्रक्शंस। भाई हो सकता है 2021 में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर्स के क्वेश्चन ने गेम बदल दिया था। तो अगर ये पूछते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज एलिगरी प्राइमरली सर्व एज अ मींस टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज रादर देन जस्ट मॉरल इंस्ट्रक्शंस। बानियंस द पिलग्रिम प्रोग्रेस, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, ऑवेल्स एनिमल फार्म या प्लेटोज द रिपब्लिक, एलिगरी ऑफ द केव। तो अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर मॉरल इंस्ट्रक्शन को छोड़कर थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज किसमें दिए गए हैं, तो आपको इसमें आपको पता है जॉन बनियन का ये क्रिश्चियन सेल्वेशन के बारे में, एडमंड स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है ये भी आपका जो है ये मॉरल इंस्ट्रक्शन ही दे रही है। जॉर्ज ऑरवेल की पॉलिटिकल एलिगरी है, प्लेटोज द रिपब्लिक, एलिगरी ऑफ द केव। तो अगर आप एक इनके बारे में आपको पता होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट ना, नहीं तो कैसे लिखोगे मुझे ये बता दो। एंड द आंसर इज प्लेटोज द रिपब्लिक, एलिगरी ऑफ द केव। थोड़ा सा मैं आपको इसका टाइम देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस a sustained allegory from a simple metaphor according to standard literary theory। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी DSSB PGT का पेपर हुआ, पेपर के जो क्वेश्चन थे ना वो सिर्फ घुमा रखे थे, लंबे कर रखे थे, बिटवीन द टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रखे थे। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, ऐसा नहीं है पढ़े हुए नहीं है, मगर बिटवीन द टेक्स्ट क्वेश्चंस थे। Which of the following correctly distinguishes a sustained allegory from a simple metaphor according to standard literary theory? Allegory operates only at the lexical level. Metaphor at the, अभी जो मैं आपको बताई थी कि अगर अंतर पता करना, allegory maintains consistent parallelism between narrative and meaning throughout the work. Metaphor is always religious, allegory is always secular, and allegory has no narrative development। तो अब अगर आपको ये जवाब देना हो तो आप इसका क्या जवाब देंगे? और मैं क्वेश्चन को एक बार समझा भी देती हूँ क्योंकि कई बार लैंग्वेज ही समझ में आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस अ सस्टेन्ड एलिगरी फ्रॉम अ सिंपल मेटाफर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लिटरेरी थ्योरी। यानी कि एक सस्टेन्ड एलिगरी सिंपल मेटाफर से कैसे दूर है, एलिगरी और मेटाफर में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें, एलिगरी ऑपरेट्स ओनली एट द लेक्सिकल लेवल, मेटाफर एट द सिंटेक्टिक लेवल। कि एलिगरी केवल लेक्सिकल लेवल पे होती है और मेटाफर सिंटेक्स के लेवल पे भी होता है। एलिगरी मेंटेन्स कंसिस्टेंट पैरेललिज्म बिटवीन नैरेटिव एंड मीनिंग थ्रू आउट द वर्क। मेटाफर इज ऑलवेज रिलीजियस और एलिगरी इज ऑलवेज सेक्युलर। सी तो है ही नहीं, तो बात यह है, इसका आंसर है बी। क्यों है? एलिगरी जो होती है वो पूरे वर्क में पैरेललिज्म उसमें क्या रहता है कि उसके हिडन मीनिंग थ्रू आउट द वर्क उसका जो होता है वो हिडन मीनिंग थ्रू आउट द वर्क अलग होता है। जैसे आप जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म देखें तो पूरी वो जो है पूरी बुक में वो पिग्स ही हैं, वह सत्ता भी पिग्स ही चला रहे हैं, मगर अंदर अंदर वो जो हिडन मीनिंग है वो रशियन रेवोल्यूशन का दिया है।
एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं. इन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एलिगरी एज इन दांतेज इन्फर्नो प्राइमरली रेफर्स टू. अब आप ये क्वेश्चन देख के सोच सकते हैं कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? In contemporary literary criticism, the concept of open allegory, as in Dante, primarily refers to allegories whose meanings are indecipherable, allegories that allow for multiple layered interpretations, allegories that are intentionally didactic, allegories that are limited to medieval texts. अब बताओ भाई क्या होगा? इन कंटेम्प्रेरी, भाई आज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एलिगरी जो है वो किस बात का है? देखो, एलिगरी का मैंने अभी आपको बताया था, कड़न वाली लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा था लेयर्ड इंटरप्रिटेशन, एक से ज्यादा वो. तो ओपन एलिगरी का मतलब होता है विच हैज लेयर्ड इंटरप्रिटेशन. एक ये मीनिंग भी हो सकता है, वो मीनिंग भी हो सकता है. सो द आंसर इज बी. अब मैं आपको एक चीज और ये बताऊं कि यहां तो मैं फिर भी जो है, अब ये चीज बताइए, 4 ही क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली यूट्यूब इज अ मीडियम. यूट्यूब के माध्यम से मैं लोगों को ही बताती हूँ कि मैं ऐप पर ये चीजें पढ़ाऊंगी. यूट्यूब मेरा ऐड है. यूट्यूब में मैं पूरा नहीं पढ़ाती हूँ ना. मैं जो अपनी ऐप की क्लासेस है वो यूट्यूब पे चलाती हूँ. जब 1 अगस्त को मेरी क्लास चलेगी तो 1 अगस्त को जो जो एक लाइव क्लास है वो मैं इस पर डालूंगी. लेकिन इसके अलावा मेरी लाइव और यूट्यूब की क्लासेस साथ में नहीं चलती हैं, क्योंकि वो उन स्टूडेंट्स के साथ, भाई जो पैसा देके पढ़ रहे हैं वो, भाई यूट्यूब के आप जो फ्री मटेरियल है यू कैन यूज दिस फ्री मटेरियल, बट फ्री मटेरियल और उसमें अंतर हो जाता है. तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब चीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. अभी ये तो एक एलिगरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने बात भी करी, इससे पहले मैंने शायद बात भी करी है, सारी चीज भी समझाई है. अब 30 मिनट्स अगर मैंने बात करी है तो 21 मिनट से मैं चीजों को समझा भी रही हूँ. 30 मिनट बात कर रहा है, लेकिन मेरी जो क्लासेस रहती हैं उसमें भाई मुझे पता है मुझे एक समय सीमा के अंदर अपना काम खत्म करना है. तो मुझे उसमें बातचीत होती है, मगर बातचीत का, देखिए, टीचिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. टीचिंग में बात भी करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ बात नहीं करी जाती. यहाँ मुझे अपनी बात को आगे जो भी, अब जैसे कल मैं कोई चीज आपके लिए जो लाऊंगी वो वही चीज है. कल मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल की डिस्क्रिप्टिव अगर होता है तो कैसे करें वो बताऊंगी. तैयारी जो करनी है 7 साल पहले की तैयारी की भी करो, जो 2018 का लेवल था, और आज 2025 का लेवल भी तैयार करो. ये दोनों चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ. अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लग रही है तो लग जाए, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है. लेकिन मैं अब दिल से जो कहती हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक भलाई के लिए ही कहती हूँ कि आप खुद को किसी से कम मत समझिए. आप ये मत समझिए कि पहले प्री तो क्लियर कर ले. आप कर सकते हैं, एवरीथिंग लाइज हियर. अब मैंने एलिगरी के बारे में बताया है, एंड दिस इज हाउ आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर. आप दोनों लेवल्स को लेकर चलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी. यानी कि 7 साल का अंतर आप करिए. 7 साल में दिमाग का भी ग्रोथ जो है वो होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. मैं आपसे कल मिलती हूँ.